हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले, एक टॉपिक पढ़ने वाले और उस टॉपिक का नाम है टेंशन मेंबर। तो आज हम लोग टेंशन मेंबर का एनालिसिस, टेंशन मेंबर का एनालिसिस, टेंशन मेंबर का डिजाइन किस तरह से किया जाता और टेंशन मेंबर के एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, ताकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल से आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, ताकि आपको सारे टेक्निकल लेक्चर्स तुरंत और सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन मेंबर क्या रहता है? टेंशन मेंबर मतलब अगर किसी मेंबर के दोनों साइड पे हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं जिससे कि वो मेंबर इलोंग हो सकता, जिससे कि उस मेंबर में इलोंगेशन प्रोसेस हो सकती, उस तरह के मेंबर को बोलते हैं हम लोग टेंशन मेंबर। मतलब अगर एक मेंबर के दोनों भी साइड में ऑन द बोथ एंड्स, अगर दोनों भी एंड पे हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि क्या होगा, मेंबर थोड़ा बहुत इलोंग होगा। तो अगर मेंबर में इलोंगेशन हो सकता, मेंबर के दोनों एंड पे टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा, तो उस तरह के मेंबर को बोलते हैं हम लोग टेंशन मेंबर। ठीक है, अब टेंशन मेंबर के एग्जांपल्स क्या है, टेंशन मेंबर हम कहाँ यूज करते? तो आपने देखा होगा जितने भी रूफ ट्रस रहते, रूफ ट्रस के जो टाई मेंबर्स रहते, ये टाई मेंबर में जो हमेशा जो फोर्स फॉर्म होता वो रहता टेंसाइल फोर्स। तो टाई मेंबर को हम लोग बोलते हैं टेंशन मेंबर। जितने भी ट्रांसमिशन टावर्स रहते उसके अंदर जो मेंबर्स रहते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, वो भी कैसे रहते हैं? टेंशन मेंबर्स रहते। जो भी रूफ ट्रस में हम पर्लिन यूज करते तो पर्लिन भी कैसे है? टेंशन मेंबर से। तो जो मेंबर बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल में वे में यूज करते, या जो मेंबर एक जस्ट लाइक अ बीम, एक कोई भी मेंबर जस्ट लाइक अ बीम एक्ट करता, तो उस तरह के मेंबर को हम टेंशन मेंबर बोल सकते हैं। तो अगर एग्जांपल्स के तौर पर देखना है तो पर्लिन्स बोल सकते हैं आप लोग, टाई मेंबर बोल सकते, ट्रांसमिशन टावर के मेंबर्स बोल सकते, ये सस्पेंशन ब्रिज के अंदर सस्पेंसर जो रहते हैं वो भी टेंशन मेंबर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स है टेंशन मेंबर के। अब टेंशन मेंबर को सॉल्व करने के लिए दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन रहता है एनालिसिस का और एक क्वेश्चन रहता है डिजाइन का। एक क्वेश्चन रहता है एनालिसिस का और एक क्वेश्चन रहता है डिजाइन का। अब एनालिसिस में क्या पूछा जाता है अपने को? एनालिसिस के क्वेश्चन में अपने को जो मेंबर दिया है प्रॉब्लम के अंदर, जो भी सेक्शन प्रॉब्लम में दिया है, उस सेक्शन का आपको डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना होता है। आपको एनालिसिस के क्वेश्चन में जो भी मेंबर दिया है उसका डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना पड़ता है और सेक्शन आपको दिया होता है। तो उल्टा डिजाइन में क्या करना पड़ता है? डिजाइन में अपने को लोड कैरिंग कैपेसिटी दी होती है और उस लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए आप एक कौन सा सुटेबल सेक्शन सिलेक्ट करते हो। आपको कुछ 4-5 सेक्शन दिए प्रॉब्लम के अंदर, उसमें से कोई भी सेक्शन आपको सिलेक्ट करने का है। उस लोड के लिए कौन सा सेक्शन सुटेबल रहेगा वो आपको डिजाइन करने का है, वो आपको चूज करने का है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें आपको लोड निकालना है, सेक्शन दिया रहता है, इसके अंदर आपको लोड दिया हुआ है, सेक्शन चूज करने का है और उस सेक्शन के लिए वो जो सेक्शन आपने सिलेक्ट किया उसके लिए वो लोड सुटेबल है कि नहीं है। मतलब आपने जो सेक्शन डिजाइन किया वो सेक्शन का लोड कैरिंग कैपेसिटी जो लोड प्रॉब्लम में दिया था उतना कम से कम आना ही चाहिए। मतलब अगर प्रॉब्लम में लोड दिया है 200 किलोन्यूटन का और आपके सेक्शन का लोड आ रहा सिर्फ 180 किलोन्यूटन का, तो आपका सेक्शन सुटेबल नहीं है, वो फेल हो जाएगा। तो आपको सेक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा और उसे फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंपैरिजन है एनालिसिस का और डिजाइन का। इसके ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे अब आने वाले समय में। आज के पार्ट में अपन एनालिसिस का प्रॉब्लम कवर करेंगे और इसका जो पार्ट 2 आएगा अपना, उसके अंदर अपन डिजाइन का प्रॉब्लम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब टेंशन मेंबर जो रहता वो टेंशन मेंबर 3 तरह के मोड्स में फेल हो सकता। देयर आर 3 मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर 3 तरह के मोड में फेल होता। पहला मोड रहता है यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो फर्स्ट मोड है टेंशन मेंबर के फेलियर का वो है यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। दूसरा जो मोड है वो है रप्चर ऑफ नेट सेक्शन, वो है रप्चर ऑफ नेट क्रिटिकल सेक्शन, नेट क्रिटिकल सेक्शन। और जो तीसरा मोड है टेंशन मेंबर के फेलियर का वो है ब्लॉक शियर फेलियर। तो तीनों भी मोड के अंदर आपको डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना पड़ता है और जिस मोड के अंदर आपका डिजाइन स्ट्रेंथ कम आ रहा है दैट विल बी योर टोटल डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम रहो, एनालिसिस करो या डिजाइन करो, आपको ये 3 स्ट्रेंथ निकालनी है। एक बार आपको निकालना है यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, दूसरे बार आपको स्ट्रेंथ निकालनी है रप्चर ऑफ नेट सेक्शन और थर्ड स्ट्रेंथ आपको निकालनी है ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। तीनों स्ट्रेंथ के अंदर तीनों भी स्ट्रेंथ निकालने के बाद में जिसका आंसर सबसे छोटा है वो रहेगा आपका डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर।
जिसका आंसर छोटा है, मिनिमम है, वो रहेगा आपका डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो यील्डिंग हमेशा ग्रॉस के साथ में आता। जब हम ग्रॉस सेक्शन कंसीडर करते तो वहां उसका हम यील्ड स्ट्रेंथ निकालते। जब हम नेट सेक्शन कंसीडर करते तो वहां उसका हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालते, जिसको बोलते हैं रप्चर स्ट्रेंथ। और ब्लॉक शियर फेलियर क्या रहता वो आपको आने वाले समय बताऊंगा कि ब्लॉक कैसे फॉर्म होता है और उस ब्लॉक के अंदर कौन से पाथ में अपना मेंबर फेल हो सकता है, ये अपन आने वाले समय में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन अब न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं टेंशन मेंबर का। तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल देखो मैंने लिया है, तो वो आपके बोर्ड पे भी आ रहा होगा। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक सेक्शन दिया हुआ है, एक सेक्शन आपको दिया हुआ है, और इस सेक्शन का जो साइज है वो है ISA 125 बाय 70 बाय 10 mm। इस सेक्शन का जो साइज है वो है 125 बाय 70 बाय 10 mm। उसके बाद में इसमें जो गसेट प्लेट दी हुई है, उस गसेट प्लेट की थिकनेस दी हुई है 12 mm थिक। गसेट प्लेट दी हुई है 12 mm थिक। उसके बाद में इसके अंदर 6 बोर्ड्स दिए हैं, इसमें अपने को 6 बोर्ड यूज करने का है और उनका डायमीटर है 18 mm का। इसमें अपने को 6 बोर्ड्स 18 mm डायमीटर के यूज करना है दोस्तों। उसके बाद में इसके अंदर आपको Fy दिया है 250 मेगापास्कल और Fu दिया है 410 मेगापास्कल। Fy मतलब यील्ड स्ट्रेस और Fu मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो ये अपन लोग बोल्टेड कंडीशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जिन लोगों ने बोल्टेड कंडीशन का लेक्चर नहीं देखा होगा वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो वहां जाके जरूर देख लो, ताकि आपको ये सारे जो टर्म्स है Fy, Fu, डायमीटर ऑफ बोल्ट, डायमीटर ऑफ होल, पिच डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हो सब समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद में आपको इस प्रॉब्लम में इस एंगल सेक्शन का एरिया गिवन नहीं है, तो आप लोग जब ये लेक्चर देख रहे हो दोस्तों, तो आप लोग अपने साथ में IS 800 2007 और स्टील टेबल लेके बैठो, ताकि ये जो फॉर्मूला बताना वाला वो भी, ये सारे जो फॉर्मूला देखेंगे ये IS कोड के पेज नंबर 32 पे है। तो पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 ये दो पेज नंबर पूरे के पूरे टेंशन मेंबर से रिलेटेड है IS कोड के। तो यहाँ आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे जो जो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को जो सेक्शन है 125 बाय 75 बाय 10 सॉरी 70 बाय 10, इसका अगर आप स्टील टेबल में एरिया देखो तो इसका ग्रॉस एरिया आपको मिल जाएगा 1902 mm²। ये एरिया कहां से निकाला हमने? स्टील टेबल से, क्योंकि ये ग्रॉस एरिया आपको निकालते नहीं आता। कोई भी सेक्शन का ग्रॉस एरिया आप नहीं निकाल सकते, आपको नेट एरिया निकालते आता। इसीलिए ग्रॉस एरिया आपको हर प्रॉब्लम में दिया रहेगा, और किसी प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो आप स्टील टेबल से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टील टेबल रेफर करके ये एरिया आपको मिल गया 1902 mm²। इसका पिच डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस भी आपको निकाल देना। पिच डिस्टेंस का फार्मूला रहता है 2.5 × d और एंड डिस्टेंस का फार्मूला 1.7 टाइम्स dh। तो d मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट और dh मतलब डायमीटर ऑफ होल। तो इसका अपने को एट द एंड काम मिलता है, जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो उसके अंदर अपने को डायग्राम के अंदर पिच डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस दिखाना होता है। p मतलब पिच डिस्टेंस, e मतलब एंड डिस्टेंस, तो ये आप लोग निकाल देना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि अपने को क्या करने का है, अपने को इस प्रॉब्लम के 3 स्ट्रेंथ निकालनी है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम में टोटल डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर निकालना है, तो अपने को 3 स्ट्रेंथ निकालनी है, और तीनों में से जिसका आंसर छोटा आने वाला है उसको बोलते हैं अपन अपने डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रेंथ जो निकालेंगे अपन वो रहेगी डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। पहले अपन स्ट्रेंथ निकालते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, YIELDING, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। तो यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन अगर निकालना है तो उसका सिंबल रहता है TDG। G मतलब ग्रॉस, D मतलब डिजाइन और T मतलब टेंशन। तो डिजाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन का फार्मूला रहता है Ag * Fy / gamma mo। Ag * Fy / gamma mo। Ag मतलब आपका ग्रॉस एरिया, Fy मतलब आपका ये यील्ड स्ट्रेस, और गामा mo और गामा m1। गामा mo हमेशा रहता 1.1 और गामा m1 ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमेशा रहता है 1.25। गामा mo ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है ये यील्डिंग का है। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखो, जब आप Fy यूज करोगे तो Fy के साथ में हमेशा गामा mo ही आने वाला है, और जब आप फार्मूले में Fu यूज करोगे, कभी अगर फार्मूले में Fu है तो बेझिझक वहां हमेशा गामा m1 लगा देना। कभी अगर कंफ्यूजन भी हो रहा है तो कि यहाँ पे गामा mo लगाना है, गामा m1 लगाना है, तो इस तरह से ध्यान में रखना। Fy के सामने हमेशा गामा mo आना चाहिए और अल्टीमेट के सामने हमेशा गामा m1 आना चाहिए, क्योंकि उसके फुल फॉर्म उस तरह से है। इसका मीनिंग है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस गवर्न बाय बकलिंग, और इसका फुल फॉर्म है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो Ag का आंसर अपने पास में है 1902, ये अपन ने स्टील टेबल से कंसीडर किया। Fy का आंसर अपने को दिया है 250 और गामा mo हमेशा कांस्टेंट रहता है 1.1।
इसको सॉल्व करने के बाद में आपको इसका आंसर मिलता है दोस्तों 432.27 432.27 किलो न्यूटन, ये इसका आंसर आने वाला है। तो टीडीजी का आंसर आपको मिल गया 432.27। अपना फर्स्ट ट्रेंड निकल गया। फर्स्ट ट्रेंड निकालना बहुत सिंपल है। अब अपन सेकंड स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगे। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ नेट सेक्शन। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ नेट सेक्शन। अगर मेरे को नेट स्ट्रेंथ निकालनी है, रप्चर स्ट्रेंथ निकालनी है, तो रप्चर स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ता? नेट एरिया कंसीडर करना पड़ता और यील्ड स्ट्रेंथ निकालते वक्त ग्रॉस एरिया कंसीडर करना पड़ता। तो अब जब नेट एरिया कंसीडर करना पड़ता तो वो ग्रॉस एरिया से कम आएगा, क्योंकि अपन जब ग्रॉस एरिया कंसीडर करते तो अपन जब वो एंगल में होल करते, वो होल अपन डिडक्ट नहीं करते। लेकिन जब अपन नेट एरिया निकालने वाले तो उस एंगल सेक्शन में जो होल लगाया था वो डिडक्ट करना पड़ता। देखो सबसे पहले तो आपको मैं टीडीएन का फॉर्मूला बता देता। देखो दोस्तों, टीडीएन के अगर आप पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 पे देखोगे आईएस कोड के, तो आपको दिखेगा कि टीडीएन के दो फॉर्मूले दिए हैं। एंगल सेक्शन के लिए टीडीएन के दो फॉर्मूले दिए हुए। एक फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है, उससे अगर सॉल्व करना है तो बहुत सारे टर्म्स निकालना पड़ता पहले, और बाद में आप लोग उस फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज, बाद में आपको आंसर मिलता है। देखो आपको दोनों फॉर्मूला बताया था मैं, लेकिन अपन सेकंड फॉर्मूला से जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सिंपल फॉर्मूला है और आंसर दोनों से भी सेम ही आता है। और आप एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला यूज करो चलता है, क्योंकि दोनों फॉर्मूला आईएस कोड में गिवन है। ठीक है, पहला फॉर्मूला इस तरह से है 0.9 into FU into ANC upon gamma M1 plus बीटा into AGO into FY upon gamma MO। देखो ये कितना सिंपल है ध्यान रखने के लिए। मेरे को इधर सिंपल ध्यान रखने के लिए क्यों है? क्योंकि ये AL जहाँ आया वहां हमेशा मैं FU लगाऊंगा, कभी AL के साथ में कभी FY नहीं आता। नेट एरिया के साथ में हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस ही आता और ग्रॉस एरिया के साथ में हमेशा यील्ड स्ट्रेस ही आता। यहाँ मैंने FU लगा दिया मतलब यहाँ गामा M1 लगाना है, यहाँ FI लगा दिया मतलब यहाँ गामा M1 लगाना है। सिंपल है बात, ध्यान में रखने के लिए। इस तरह से आपको फॉर्मूले, वैसे तो आपको फॉर्मूले एग्जाम शीट में दिए रहते, जब क्वेश्चन शीट रहता उसमें फॉर्मूले दिए रहते, लेकिन कभी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से ट्रिक ध्यान में रखो ताकि आपको फॉर्मूला इजीली लर्न हो सके। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको ANC दिया है और AGO दिया है। ANC का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? ANC मतलब होता है नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग। जैसा इस तरह से अपना एंगल सेक्शन है, इस तरह से अपना एंगल सेक्शन जो अपने को दिया है प्रॉब्लम के अंदर, इस तरह से एंगल सेक्शन दिया है और इसको कनेक्ट करना है आपको गसेट प्लेट के साथ में। इसको कनेक्ट करना है गसेट प्लेट के साथ में। तो इसमें ये दो लेग है, ये एक लेग है जिसको अपन कनेक्ट कर रहे हैं गसेट प्लेट के साथ में, और एक ये लेग है। तो जो लेग अपन कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं अपन कनेक्टिंग लेग, और जो दूसरा लेग रहता है उसको बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग लेग, उसको बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग लेग। तो ये ANC मतलब कनेक्टिंग लेग का एरिया और AGO मतलब आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया। ठीक है, ये दो एरिया आपको निकालना है और इन दोनों का सम कर दिया तो आपको नेट एरिया मिल जाएगा। इन दोनों का सम मतलब क्या? अपना टोटल एरिया। तो देखो अब ये एक फॉर्मूला हो गया। इसमें जो बीटा है दोस्तों, ये बीटा का एक लंबा फॉर्मूला है 1.4 माइनस 0.076 इंटू W अपॉन T इंटू FY अपॉन FU इंटू BS अपॉन LC। ये एक लंबा फॉर्मूला है और इसका जो वैल्यू है बीटा का, ये हमेशा 0.7 से कम या 0.7 से ज्यादा या उसके इक्वल आना चाहिए। बीटा का आंसर हमेशा 0.7 से ज्यादा या उसके इक्वल आना चाहिए। तो इसमें W मतलब ये आउटस्टैंडिंग लेग की विड्थ होती है W, इसकी जो विड्थ है इसको बोलते हैं अपन W। T मतलब ये कनेक्टिंग लेग की थिकनेस होती है T। उसके बाद में FI मतलब आपको पता है, FU पता है। BS मतलब होता है विड्थ ऑफ शियर लेग। अगर आप आईएस कोड देख रहे होंगे तो पेज नंबर 33 पर आपको विड्थ ऑफ शियर लेग कैसे निकालते हैं आईएस कोड से वो पता चल जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास आईएस कोड होगा तो आपको पेज नंबर 33 से पता चल जाएगा कि विड्थ ऑफ शियर लेग कैसे निकालते हैं। और LC मतलब होता है लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन। मतलब अपने अगर अपन ने इस तरह से 4-6 बोल्ट लगाए तो आप समझो 4 बोल्ट लगाए तो लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन का मीनिंग क्या होता है? अपने पहले बोल्ट से तो आखिरी के बोल्ट तक, इसको बोलते हैं अपन LC। जितने भी बोल्ट आप लगाओगे उसमें फर्स्ट बोल्ट के सेंटर से तो लास्ट बोल्ट के सेंटर तक जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलते हैं अपन लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन LC। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आप निकाल सकते हो दोस्तों। ये प्रॉब्लम को अगर आपको इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो कि ANC कैसे निकालते हैं, AGO कैसे निकालते हैं बताने वाला हूं मैं। उसके बाद मैंने सब बता दिया। BS कैसे निकालते हैं आप लोग आईएस पर से देख सकते हैं। LC कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। बाकी सब टर्म्स आपको पता है, तो ये फॉर्मूले से भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अपन निकालेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा। इसीलिए इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है वो अपन यूज करने वाले हैं ताकि वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्मूला है और दोनों से आंसर सेम ही आता है। और आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है कि दोनों फॉर्मूला आईएस कोड में दिए तो दोनों लीगली ऑफिशियली
सेटिस्फाइड है, दोनों आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट पर मेंशन है। तो इसका दूसरा फार्मूला कौन सा है? दूसरा फार्मूला बहुत सिंपल है, देखो क्या है फार्मूला, अल्फा इंटू एफ यू इंटू ए एन अपॉन गामा एन। एकदम सिंपल फार्मूला है, ये इतना कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, इतना निकालो फिर बीटा नहीं, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा एक फार्मूला है अल्फा इंटू एफ यू इंटू ए एन अपॉन गामा एन 1। और अल्फा नॉर्मली अपन 0.8 यूज करते हैं फॉर मोर देन 4 वोल्ट्स, फॉर मोर देन 4 वोल्ट्स। कभी भी 4 से 4 कम से कम 4 वोल्ट हमें लगते ही है, तो अल्फा नॉर्मली अपन 0.8 यूज करते, 4 से 4 वोल्ट, अगर 4 या 4 से ज्यादा वोल्ट अगर रहे तो हम अल्फा की वैल्यू 0.8 यूज करते। तो आपको अल्फा 0.8 यूज करते आता, कम से कम 4 वोल्ट प्रॉब्लम में दिए रहते और इस प्रॉब्लम में 6 वोल्ट दिए हैं, तो कम से कम 4 वोल्ट रहते हैं। हर प्रॉब्लम में 2 वोल्ट 3 वोल्ट के ऊपर कंडीशन होता ही नहीं है। तो 4 से ज्यादा वोल्ट अगर है और 4 वोल्ट भी है तो आप अल्फा 0.8 यूज करते। उसके नीचे वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो आप अल्फा 0.7 0.6 यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका कभी यूज नहीं करता अपने को, आपको हमेशा 0.8 यूज करने का अल्फा। अब देखो अगर ये अल्फा अपने को जैसे प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वोल्ट्स दिया है 6, तो अपन अल्फा 0.8 यूज कर सकते। तो अपन अब टीडीएन का आंसर निकालेंगे दोस्तों। टीडीएन निकालने के पहले आपको एएन निकाल के बताना पड़ेगा। एएन का मीनिंग क्या होता है? नेट एरिया ऑफ एंगल। एजी का मीनिंग था ग्रॉस एरिया ऑफ एंगल, अब एएन का मीनिंग होता है नेट एरिया ऑफ एंगल, ठीक है। एएन का मीनिंग नेट एरिया ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखो एन कैसे निकलेगा? एन मतलब एजीओ प्लस एएनसी, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग प्लस ग्रॉस एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग। अब देखो सपोज मैंने पहले कनेक्टिंग लेग कंसीडर किया, ठीक है, पहले मैंने कनेक्टिंग लेग कंसीडर किया, तो ये देखो दोस्तों ये कनेक्टिंग लेग का जो ये है लेंथ, इसको बोलूंगा लेंथ में, ये कितना है? ये वर्टिकल अपने को बड़ा दिया है कॉलम में, तो ये जो दिया है साइज इसका क्या दिया है? 100 125/70 दिया है ना, 125/70/10। तो अब ये जो फर्स्ट डायमेंशन है कैसा रहता है? हमेशा वर्टिकल दिया भी कॉलम के अंदर, और नहीं दिया है तो भी ऐसे रहेगा हमेशा, पहला हमेशा वर्टिकल देने का और दूसरा हमेशा हॉरिजॉन्टल रखने का। तो पहला हमेशा वर्टिकल, मतलब ये लेंथ कितनी है अपनी? ये अपना है 125, इसको बोला मैंने एल, ठीक है। अब इसके 125 के अंदर क्या करने का है? ये होल माइनस करने का है। अब दोस्तों इसका जो शेप है ना, इसका शेप रेक्टेंगुलर है क्या? ये जो शेप है रेक्टेंगुलर है क्या? परफेक्टली नहीं है, तो इसको क्या करने का है? इसको आपको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने का है। तो जितना भी ऊपर पैराबोलिक पोर्शन है उसको आप कट कर दो, जितना भी ऊपर पैराबोलिक पोर्शन है उसको आप कट कर दो, तो ये क्या हो जाता? रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता। देखो अब एएनसी कैसे निकालेंगे अपन? पहले अपन एएनसी निकालेंगे। तो देखो ये पूरा लेंथ, ये क्या डायमेंशन है? पूरा लेंथ है, तो ये एल माइनस ये होल माइनस करना पड़ेगा अंदर से, क्योंकि नेट एरिया निकालना है, तो जो भी अंदर आपको एलिमेंट दिख रहा है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये होल का डायमीटर मतलब क्या रहेगा? डीएच। होल का डायमीटर मतलब क्या रहेगा? डीएच। उसके बाद में आपको इतना पोर्शन निकले करने का है, इतना ऊपर का पैराबोलिक पोर्शन कट करने का है। तो ये पोर्शन तो अपने को मेजर करते नहीं आता, दैट पोर्शन कांट बी फाइंड आउट, क्योंकि ये कितना पोर्शन उसको अपन स्केल से तो गिन नहीं सकते, तो इसीलिए वो पोर्शन को अपन कंसीडर करते हैं t/2, उसको अपन कंसीडर करते हैं t/2 और इनटू ये। अब देखो अब ये l माइनस dh माइनस t/2 कर दिया तो मेरे को पूरा रेक्टेंगुलर मिल गया, मेरे को मेरा पूरा रेक्टेंगुलर पोर्शन मिल गया। l माइनस dh मतलब होल माइनस कर दिया और ये पैराबोलिक कर्व माइनस कर दिया, तो क्या हो गया? रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो हो गई ना, ये रेक्टेंगल की लेंथ हो गई। ये सिंपली जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट मतलब क्या हो गया? रेक्टेंगल की लेंथ हो गई इतनी। अब और लेंथ को मल्टीप्लाई करो थिकनेस से तो क्या मिलता है? एरिया मिलता। तो ये एक प्रकार की लेंथ है आपकी, नेट लेंथ है आपकी इनटू थिकनेस मतलब क्या? एरिया। तो सिंपली 125 माइनस डीएच आएगा आपका 20, क्योंकि अगर आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट 18 है तो डायमीटर ऑफ होल निकालने के लिए +2 करना पड़ता है। तो इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर में देख लो, आप मैंने सब बताया था उसके अंदर। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट 18 है तो डायमीटर ऑफ होल 20 आएगा, और टी अपना थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन, यहाँ थिकनेस ऑफ एंगल देने का है, इधर आपको थिकनेस ऑफ एंगल देने का है, गसेट प्लेट देने का है। तो एंगल सेक्शन का थिकनेस अपना 10 है, तो यहाँ आएगा 10/2 इंटू 10। तो इसका आंसर ऑलमोस्ट ये 20 और ये 5 25 गए, 100 बचे, 100 इंटू 10 1000। तो ये 1000 mm² बचा यहाँ पे एएनसी का आंसर, बराबर। अब अपन एजीओ निकालेंगे। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग लेग देखते हो दोस्तों, तो आउटस्टैंडिंग लेग में आपको होल वगैरह नहीं दिख रहा है। आउटस्टैंडिंग लेग में कहीं भी होल माइनस नहीं करने का है, मतलब आपको सिर्फ क्या माइनस करने का है? इतना जो पोर्शन है t/2 का, यही माइनस करना है। तो इसको बोलेगा मैं टोटल लेंथ को b, इसके डायमेंशन को मैंने l बोला था, इसके डायमेंशन को मैं b बोलूंगा। तो क्या करने का है? b माइनस क्या माइनस करने का है? t/2, सिर्फ t/2 माइनस करने का है और इनटू t, सिर्फ t/2 माइनस करने का है, होल इसके अंदर नहीं है। तो सिर्फ क्या करने का है? b है 75 माइनस 10/2 इंटू t मतलब 10, तो ये आ जाएगा 700 mm²। तो ये 1000 प्लस 700 कर दिया तो अपने को an का आंसर मिल जाएगा 1700 mm²।
अपना जो नेट एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 1700 mm²। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो अपने पास में नेट एरिया आ गया अपना 1700 mm²। अब नेट एरिया आने के बाद में क्या करेंगे अपन, अब अपन निकालेंगे अपना टीडीएन का आंसर। टीडीएन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, अल्फा इंटू एफयू इंटू एन अपॉन गामा m1। अल्फा का आंसर पता है 0.8, 4 से ज्यादा बोल्ट इसलिए। एफयू का आंसर 410, एन का आंसर 1700 अपॉन गामा m1 का आंसर 1.25। गामा m1 स्टैंडर्ड है 1.25। इसको सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा 446.08। आपको इसके आसपास कोई आंसर मिलने वाला है 446.08। तो ये आपका टीडीएन का आंसर हो गया। टीडीजी का जो आंसर आया था उसको ध्यान में रखो, क्योंकि आखिर में तीनों कंपेयर करने का है। तो टीडीजी का आंसर निकाल लिया, टीडीएन का आंसर निकाल लिया। अब निकालेंगे अपन ब्लॉक शेयर का आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये सब नोट डाउन कर लो दोस्तों, ताकि आपके पास में ये प्रॉब्लम पूरा रहे, आपको प्रॉब्लम पूरा समझ में आए। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो, ताकि आपको पूरा प्रॉब्लम अच्छे तरह से समझ में आए। ठीक है, अब देखो टीडीपी निकालने के लिए क्या है, टीडीपी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे आपको एंगल सेक्शन का डायग्राम निकाल के देना होगा, क्योंकि टीडीपी के अंदर डायग्राम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीपी के अंदर डायग्राम का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन डायग्राम निकालेंगे पहले, और इस तरह से डायग्राम निकाल लिया मैंने, और इसमें जितने भी बोल्ट्स आपको कनेक्ट करने हैं वो बोल्ट आप लोग निकाल लो। ठीक है, अपने को 6 बोल्ट कनेक्ट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बोल्ट मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। उसके बाद में इस तरह से घसेट पे दिखेंगे आप लोगों को, इस तरह से घसेट पे दिख रही है आप लोगों को। तो ये डायग्राम मैंने निकाल लिया। इसके अंदर ये डिस्टेंस रहता है पिच डिस्टेंस। तो नॉर्मली पिच डिस्टेंस को अपन ये एंड डिस्टेंस को 40 कंसीडर करता मैं, और इसको 50 कंसीडर करता। ठीक है, आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने ऑलरेडी इसके कैसे निकालना है, आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि 1.7 टाइम्स डीएच एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला था, और 2.5 डी पिच का फॉर्मूला था। ये पिच डिस्टेंस है बीच में का, ये सेंटर टू सेंटर मतलब पिच, और ये आखिरी का बोल तो एंड। तो ये सारे पिच मैंने 50 कंसीडर कर लिए, वो राउंड अप कर लिया उसको। 2.5 इंटू 18 करूंगे तो आंसर 15 आने वाला है, लेकिन राउंड अप मैंने क्या कर लिया 50 कर लिया, और मैंने एंड डिस्टेंस का राउंड अप क्या कर लिया 40 कर लिया। तो इस तरह से मैंने सारे पिच डिस्टेंस 50 कंसीडर कर लिया और एंड डिस्टेंस को 40 कंसीडर कर लिया। उसके बाद में एक गेज डिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक वर्टिकल डिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं अपन गेज डिस्टेंस। तो इस तरह का एक डिस्टेंस होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं अपन गेज डिस्टेंस। तो ये गेज डिस्टेंस निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो गेज डिस्टेंस किस तरह से निकालना, तो जो भी आपका डायमेंशन है, ये डायमेंशन कितना है अपना 125 का है। ये जो अपना डायमेंशन टोटल है ये अपना 125 mm का है। तो ये जो आपका वर्टिकल डायमेंशन होगा दोस्तों, उसका 60% क्या करना, गेज डिस्टेंस कंसीडर कर देना। जो भी आपका वर्टिकल डायमेंशन होगा उसका 60% क्या कर लो, गेज डिस्टेंस कंसीडर कर लो। मतलब गेज डिस्टेंस जो भी रहेगा अपना, सपोज ये 125 का 60% बोल तो मैं गेज डिस्टेंस क्या करता 70 mm कंसीडर करता। एग्जैक्ट तो 70 आने वाला नहीं है, तो राउंड अप में मैंने क्या कर लिया, गेज डिस्टेंस को 70 mm कंसीडर कर लिया। मतलब ये जो ऊपर का डायमेंशन है वो कितना बचेगा, 125 माइनस 70, तो वो अपने को बचा कुछ भी 55 mm, वो अपने को बचा कुछ भी 55 mm। ठीक है, तो वेव डायग्राम निकाल लो आप लोग, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टर्म्स दिखते होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत बाइक लिखा हुआ है और उसका कुछ इलाज भी नहीं है, तो आप लोगों को बोल रहा हूं मैं कि ये सारे एंड डिस्टेंस मैंने 40 कंसीडर किए हैं और ये सारे पिच डिस्टेंस 50 कंसीडर किए हैं। तो आप मेरे वॉइस से थोड़ा समझ लो कि आप लोगों को ये 50 और वो 40 कंसीडर करना है। और इधर का गेज डिस्टेंस मैंने 70 कंसीडर किया है, आपको बताया मैंने 125 का अपन ये किया 60% कंसीडर किया, तो वो राउंड अप में सपोज 70 आ गया। तो जो ऊपर का डिस्टेंस बचा अपने पास में वो बचा 55 mm। ठीक है, 125 माइनस 70 55 mm। तो ब्लॉक शेयर निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता, अपने को पहले चार प्रकार के एरिया निकालना पड़ता। जैसे मैं थर्ड का हेडिंग दे रहा, डिजाइन स्ट्रेन ड्यू टू ब्लॉक शेयर। थर्ड हेडिंग दिया मैंने, डिजाइन स्ट्रेन ड्यू टू ब्लॉक शेयर। तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ अगर निकालना है तो आप लोगों को पहले चार तरह के एरिया कैलकुलेट करना होगा। देखो सबसे पहले मैं लिखा हुआ पे एवीजी, ये एक एरिया, उसके बाद में एवीएन, उसके बाद में एटीजी, उसके बाद में एटीएन। इसके फुल फॉर्म आप लोग लिख लो, मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं। एवीजी का मीनिंग होता ग्रॉस एरिया इन शेयर, ग्रॉस एरिया इन शेयर। यहाँ वी का मीनिंग होता शेयर और यहाँ टी का मीनिंग होता टेंशन। ग्रॉस एरिया इन शेयर, नेट एरिया इन शेयर, ग्रॉस एरिया इन टेंशन, नेट एरिया इन टेंशन। अब देखो दोस्तों ब्लॉक शेयर में आपको बताया था मैंने कौन से पार्ट में आपका फेलियर हो सकता।
तो देखो यहाँ दो तरह के पाथ बनते हैं। इस तरह का एक ब्लॉक तैयार होता है, देखो इस तरह का एक ब्लॉक तैयार होता है ब्लॉक शेयर के अंदर, और ये एक पाथ बनता जिसको बोलते हैं हम शेयर पाथ, और ये एक पाथ बनता इस तरह से, ये एक पाथ बन रहा जिसको बोलते हैं हम लोग टेंशन पाथ। ये जो पाथ बन रहा है शेयर का, इस शेयर पाथ को लेकर तो बोलता मैं एलवीजी, और ये जो वर्टिकल पाथ बन रहा है इसको बोलते हैं अपन टेंशन पाथ, तो इसके लेंथ को मैं नाम दिया एलटीजी। तो एलवीजी और एलटीजी ये दो तरह के लेंथ आपको निकालने हैं, उसके ऊपर से आपको मिलेगा एवीजी और एटीजी, क्योंकि जी मतलब क्या है, ग्रॉस एरिया है। तो आपको ग्रॉस एरिया निकालते वक्त कहीं भी बोल्ट वगैरह माइनस नहीं करना है, होल वगैरह माइनस नहीं करना पड़ता, जो जितना आपको लेंथ दिख रहा उतना आपको पूरा कंसीडर करना पड़ता है। जब आप नेट एरिया निकालते हो तो आपको उस लेंथ में से जितने भी होल वगैरह है वो माइनस करना पड़ता है। तो पहले अपन एवीजी निकालेंगे। तो एवीजी का मीनिंग क्या बताया मैंने, ग्रॉस एरिया इन शेयर। तो अब ये देखो, ये एवीजी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, एलवीजी इनटू टी। जो भी आपका ग्रॉस लेंथ है शेयर का, एलवीजी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ एंगल, ठीक उस एंगल सेक्शन का थिकनेस जो रहेगा वो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये लेंथ गिन लो आप कितना आता, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 40, कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 बार 50 की टर्म है और एक बार 40 की टर्म है, मतलब वो आएगा 290, और इनटू ये थिकनेस कितनी एंगल की 10 mm की है, तो ये आ गया 2900 mm स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मेरे को एवीएन निकालना है, पहले मैंने ग्रॉस निकाला था, अब मेरे को नेट एरिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलवी इनटू डी लिखना पड़ेगा। जब एलवीजी लिखा मतलब ग्रॉस लिखना, अब नेट एरिया निकालना है मतलब एलवी कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो आप लोग, ये ग्रॉस लेंथ में आपको कितने होल माइनस करना पड़ेगा, दिख रहे दोस्तों आपको, ये ग्रॉस लेंथ के अंदर आपको ये जो ग्रॉस लेंथ अपने कंसीडर करी ना, ये यहाँ से यहाँ तक के पूरी कंसीडर कर लिया अपन ने, लेकिन इसके अंदर कुछ होल भी है ना, उसके अंदर कुछ होल भी है जो अपने को नेट लेंथ निकालते वक्त माइनस करना पड़ेगा। तो इस पे कितने होल दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 5, और ये होल पूरा नहीं है दोस्तों, ये होल सिर्फ आधा ही है, क्योंकि आधा लाइन के बाहर जा रहा। अपन ने लेंथ यहाँ से गिनी थी, अपन ने लेंथ ये सेंटर से गिनी थी, और आधा होल सेंटर के बाहर जा रहा, मतलब अपने को माइनस करते वक्त ग्रॉस लेंथ में से कितने होल माइनस करना पड़ेगा, तो अपने को नेट लेंथ मिलेंगी। तो अपने को 1 2 3 4 5 तो पूरे पूरे दिख रहे, लेकिन जो आखिरी का होल है वो आधा ही दिख रहा, मतलब अपने को 5.5 होल माइनस करने का है। तो 290 में से 5.5 इंटू डीएच माइनस करता हूँ और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आएगा अपना एलवी का आंसर। तो 20 इंटू 5 और नियर अबाउट 100 होता, 5.5 मतलब 110 होगा। तो 290 में से 110 गए, मतलब बचो 170, 170 इंटू 10 मतलब ये बचा 1700 mm स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा नियर अबाउट 1700 mm स्क्वायर का। इसका आंसर आप लोग निकाल लेना दोस्तों अच्छी से। एलवी इंटू टी किया अपन ने, तो एलवी मतलब क्या, ग्रॉस लेंथ होती है, तो अपने को सॉरी एलवी मतलब नेट लेंथ होती है, तो आपको ग्रॉस लेंथ में से जितने भी होल दिख रहे हैं ऊपर, इसको सिर्फ आधा ही कंसीडर करो, उतने सारे होल माइनस कर देना। होल मतलब माइनस करना है, मतलब यहाँ डीएच आएगा, इसलिए ये डीएच मैंने लिया यहाँ पे, ये डीएच है, डायमीटर ऑफ होल 20 mm। ठीक है, अब निकालना है अपने को एटीजी। तो एटीजी मतलब क्या होता है, ग्रॉस एरिया इन टेंशन। तो आप देख लो यहाँ पे टेंशन का ग्रॉस लेंथ कितना है, टेंशन का ग्रॉस लेंथ कितना कंसीडर किया अपन ने, अगर नीचे का अपन 70 कंसीडर करते तो ऊपर कितना आ रहा, 55 आ रहा। तो ये फॉर्मूला रहेगा एलटीजी इनटू टी, 55 इनटू 10 मतलब 550 mm स्क्वायर। अगर कोई ये डायमेंशन को थोड़ा फेवर भी करता है, कोई अगर ये 75 या 50 कंसीडर करता, कोई इसको 65 और 60 कंसीडर कर रहा, तो वो चलता दोस्तों, उसके अंदर आपसे मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये अपने ऊपर डिपेंड है कि अपने को गेज डिस्टेंस कितना रखने का है। नॉर्मली हम गेज डिस्टेंस टोटल वर्टिकल जो लेंथ रहेगी उसका 60% रखते हैं, ठीक है, तो वो हिसाब से मैंने 70 रखा था। ठीक है, अब एटीएम निकालना है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या गिना था, पूरा ग्रॉस लेंथ गिना था। अब यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, नेट लेंथ रहेगा। तो ये डायमेंशन में से कितना होल माइनस करोगे तो ये डायमेंशन मिलने वाला है। तो इस डायमेंशन में से आपको आधा होल माइनस करना है तो आपको नेट लेंथ मिलता। ये ग्रॉस में से आपको ये हाफ होल माइनस करना, तो क्या मिलेगा, नेट लेंथ मिलेगा। मतलब ये एलटीजी में जो 55 था उसमें से हाफ होल माइनस कर दिया, तो क्या मिलता, नेट लेंथ मिलता, और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 45 इंटू 10 मतलब क्या आएगा 450 mm स्क्वायर, ये आएगा 450 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए अपने सारे फॉर्मूले, सारे वैल्यूज हो गई, एवीजी, एवीएन, एटीजी और एटीजी। चारों एरिया आपको निकालना जरूरी है पहले, क्योंकि इसके ऊपर ही टीडीबी का वैल्यू डिपेंड है। तो टीडीबी का आंसर निकालते वक्त टीडीबी के आपको दो वैल्यू निकालेंगे, एक वैल्यू को बोलेंगे अपन टीडीबी 1 और एक को बोलेंगे अपन टीडीबी 2।
इसके दो आंसर निकालना पड़ता और दोनों में से जिसका वैल्यू छोटा आएगा उसको बोलते हैं अपन अपना डिजाइन स्ट्रेन ड्यू टू ब्लॉक शियर। ठीक है, तो देखो दो फॉर्मूला आपको बता रहा मैं, देखो आपको फॉर्मूले बता रहा मैं कैसे प्रोड्यूस करना, कैसे फॉर्मूले को बनाना। देखो Ag इंटू एफ वाई अपॉन गैमा एमओ, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये फॉर्मूला आप लोग बोल्ट में पढ़े हो, वेल्डिंग में पढ़े हो, अभी पढ़े हो, अभी भी आपको टीडीजी का फॉर्मूला यही था। ये फॉर्मूला बेसिकली आपने वेल्ड में पढ़ा था सबसे पहले, और एक फॉर्मूला आपने बोल्ट में पढ़ा था 0.9 इंटू एफ यू इंटू ए एन अपॉन 0.9 इंटू एफ यू इंटू ए एन अपॉन गैमा एम वन। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है बोल्ट में, टीडीएन निकालने का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला टीडीएन निकालने का है प्लेट के लिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला वेल्डिंग में पढ़े हो आप लोग फैक्टर लोड निकालने के लिए। अब यहाँ पहले क्या करना है, यहाँ भी लिख देने का एवीजी, अगर यहाँ भी लिखा तो फिर यहाँ टी लिखने का, अगर यहाँ भी लिखा तो यहाँ टी लिखो, अगर आपने यहाँ टी लिखा होगा तो यहाँ भी लिखो, कैसे भी चलता, कभी ना कभी ये फॉर्मूला बनने वाला है। ऐसा जरूरी नहीं कि कभी अपन टीडीपी को टीडीपी में लिख दिया और टीडीपी को टीडीपी 2 में लिख दिया, वो चलता। और यहाँ लगा दो एक बार रूट 3, एक बार आपको रूट 3 लगाना है गैमा एम के साथ में और एक बार रूट 3 लगाना है गैमा एम के साथ में। वैसे तो ये फॉर्मूले एग्जाम में दिए रहते, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला लर्न करना है, काम करेंगे ही तो फॉर्मूले कैसे ध्यान में रखना। तो Ag into Fy अपॉन गामा m को और 0.9 into Fu into An अपॉन गामा m आपको याद रहता ही रहता है, तो उसमें से आपको V और T लगा देगा। अगर यहाँ V लगा तो यहाँ T लगाओ, यहाँ T लगा तो V लगाओ, एक फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ज्यादा कोई मेहनत नहीं करने का है, दूसरा फॉर्मूला सडनली इसका अपोजिट रहेगा, दूसरा फॉर्मूला पूरी तरीके से इसका अपोजिट रहेगा, दूसरा फॉर्मूला इसके अपोजिट रहेगा पूरी तरीके से। यहाँ V लगाया तो यहाँ T आ जाएगा, यहाँ Fy रहेगा, या एफ आई रहेगा, या गामा एमओ भी रहेगा, प्लस यहाँ टी लगाया था तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी वी आ जाएगा। और पहले मैंने रूट 3 गामा एमओ के साथ में लगाया था तो अब मैं रूट 3 गामा एम1 के साथ में लगाऊंगा। देखो दूसरा अपोजिट फॉर्मूला तैयार हो गया, दूसरा अपोजिट फॉर्मूला तैयार हो गया। यहाँ टी लगाए थे तो यहाँ भी आ जाता था और यहाँ भी लगाया तो यहाँ टी आ जाता था, वो चलता है दोस्तों अपना। ये टर्म्स इस चारों के चारों एरिया आने चाहिए, वो एरिया इधर उधर जा रहा है तो चलता, उससे आंसर में फर्क नहीं गिरता। आप कैसे भी करके आंसर निकाल के देखो, आपके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब सिंपली क्या करना है आपको, ये दो फॉर्मूले तैयार हो गए अपने पास में, तो दो फॉर्मूले तैयार हो गए तो आपको सिंपली जो वैल्यू निकाली अपन ने एवीजी एवीएन एटीजी एटीएन की, एफवाई एफयू की वैल्यू, गामा एमओ गामा की वैल्यू आपको पता है सब दोस्तों। ये सिंपली सब वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देने की है, तो आपको टीडीपी1 और टीडीपी2 के दो आंसर मिलेंगे। तो आपके पास में टीडीपी1 का आंसर आने वाला है 418.28। ये आंसर इधर उधर हो सकता है दोस्तों, ये आंसर इधर जा सकता है या ये इधर आ सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसका कोई मैटर नहीं गिरता। 323.83 ये इसका दूसरा आंसर आने वाला है। ये आंसर इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड अपना जो टीडीपी है वो क्या रहता है, टीडीपी इज स्मॉलर ऑफ टीडीपी1 एंड टीडीपी2। टीडीपी जो रहता है वो क्या रहता है, टीडीपी इज स्मॉलर ऑफ टीडीपी1 एंड टीडीपी2। टीडीपी1 निकाल लिया, टीडीपी2 निकाल लिया, दोनों में से जो छोटा आता है उसको बोलते हैं हम टीडीपी, दोनों में से जो छोटा आता है उसको बोला जाता है टीडीपी का आंसर। देयरफॉर टीडीपी इज इक्वल टू कितना रहेगा फिर 323.86 या 83 किलो न्यूटन। टीडीपी का आंसर कितना आ गया 323.83 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अपन ने अब तीनों की स्ट्रेंथ निकाल लिए, टीडीजी भी निकाल लिया, टीडीपी भी निकाल लिया, टीडीएन भी निकाल लिया। अब अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर the design tensile strength is minimum of, डिजाइन स्ट्रेंथ क्या रहती है, मिनिमम ऑफ टीडीजी टीडीएन एंड टीडीबी, दैट इज आखिरी के स्ट्रेंथ को बोलना सिर्फ टीडी, मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन टीडी इज इक्वल टू, ये छोटा है आखिरी का, देख लो आप लोग तीनों की स्ट्रेंथ, टीडीजी भी देख लो आप लोग, टीडीएन भी देख लो और टीडीबी भी देख लो। आखिरी का आंसर सबसे छोटा है टीडी इज इक्वल टू, तो अपन जो टीडीबी का आंसर है वो तीनों के अंदर छोटा है, तीनों के अंदर स्मॉल है, तो इसलिए अपन अपने डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ को बोलेंगे 323.83 किलोन्यूटन। और अगर आपको आपके ये सेक्शन का आपने जो डिजाइन किया, ये जो आपका एंगल सेक्शन का लोड आया, ये सेक्शन कितना परसेंट एफिशिएंट है, इसका अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं TD अपॉन TDG into 100।
अगर आपको आपके सेक्शन का इफिशियंसी निकालना है कि आपने जो सेक्शन डिजाइन किया वो कितना परसेंट इफिशिएंट है, उसमें जो अपन ने 6 बोर्ड लगाए वो 6 बोर्ड कितना इफिशिएंट है उस लोड को कैरी करने के लिए, तो उसका आप इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। TD अपॉन TDG into 100 दैट विल बी इक्वल टू जो भी आपका इफिशियंसी आएगा, आपका इफिशियंसी लगभग 75% के आसपास आने वाला है दोस्तों। मतलब 75% तक अपना जो एंगल सेक्शन है वो गिवन लोड को कैरी कर सकता है। मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन है, 75% इफिशिएंसी आ रहा है, मतलब कनेक्शन बहुत अच्छा है। अपन ने जो कनेक्शन किया वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ड्यूरेबल है, बहुत स्टेबल है और बहुत स्टिफ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आपके सेक्शन का इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। TD अपॉन TDG into 100, TD मतलब 323 और TDG का जो आंसर आया था अपना 432, तो उसका रेशियो दे देना, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करना, आपको इफिशियंसी का आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया एक परफेक्ट कंप्लीट प्रॉब्लम ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर फॉर एंगल सेक्शन। तो ये प्रॉब्लम हो गया अपना एनालिसिस का। एनालिसिस की प्रॉब्लम में अपन ने एंगल सेक्शन का टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालना वो अपन ने पढ़े। उसके लिए अपने को 3 स्ट्रेंथ निकालना पड़ता, ग्रॉस सेक्शन ऑफ यील्डिंग, रप्चर और ब्लॉक शियर। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 2 रहेगा वहां अपन डिजाइन का एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और उसका भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना।